ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सभी बेबाकी से सुन रहे हैं दुष्यंत चौटाला, देश के सबसे युवा सांसद, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। दुष्यंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि जो हरियाणा की मौजूदा सरकार है वो पिछली सरकार से भी खराब नजर आ रही है। 25 अक्टूबर 2014 को जब ये नई सरकार बनी थी, आप एक चार्जशीट लेकर गई थी आपकी पार्टी, पिछली सरकार के जो कथित घोटाले थे, जो सारे मामले सामने आए थे। आज जैसा ज़्यादा वक्त बीत चुका है इस सरकार का और ये सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त है, एक कहावत है। कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, मुझे तो आज सुनने में आया कि राजीव गांधी ट्रस्ट को जो आज से 8 साल पहले ज़मीन दी गई थी आय हॉस्पिटल के नाम पर, आज उसको कैंसिल किया है। ये चीज़ तो ये 2.5 साल पहले भी कर सकते थे, क्योंकि जब ये ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी उस समय जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसको पब्लिक आय में मामले को डालने का काम किया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि ये गलत अलॉटमेंट करी गई है। मगर मैं तो आज सरकार से ही उम्मीद रखता हूँ कि अगर उनने कैंसिल करी है ज़मीन, तो आज वहाँ पर सरकार की ओर से एक बड़ा आय हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे जो उस इलाके के लोग हैं, जो किसान हैं जिनकी ज़मीनों को लिया गया था, आज उनको ये एहसास तो हो कि प्रदेश सरकार उनके बारे में सोचती है। आज जहां आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक चार्जशीट दी, हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दामाद के उस चार्जशीट में बड़ी डिटेल्स दी थी कि किस तरीके से गुड़गांव के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर 16 या 17 अलग अलग जमीन उनको दी गई कि वो पेट्रोल पंप खोल पाए, और हुड्डा की ग्रीन बेल्ट थी। आज तक सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया कि किस आधार पर 99 साल की लीज उन पेट्रोल पंपों के लिए दी गई है सरकार द्वारा। आप खुद उठाकर देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कलम के साथ जो हुड्डा के अलॉटेड ग्रीन बेल्ट थी, पार्क्स थे, उनको हॉस्पिटल और स्कूल की ज़मीन में कन्वर्ट कर कर कांग्रेस के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया था। आज तक उन पे इंक्वायरी नहीं करी गई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा लगाई गई RTIs, जिनके अंदर साफ तौर पर इनकी करप्शन सामने आ रही थी, आज एक बार भी हरियाणा सरकार ने उनको गंभीर तौर पर नहीं उठाया। और जो मामला IMT का हो, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला हो, चाहे एसोसिएट जनरल लिमिटेड को जमीन आवंटन का मामला हो, FIRs तो दर्ज कर दी गई है, मगर आज तक इनको चार्जशीट कर कर कोर्ट में पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। वजह क्या लग रही है आपको? स्पष्ट तौर पर साफ कर देता है जो ये स्नेल स्पीड के साथ प्रदेश की सरकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि हम कड़े एक्शन अपनी सरकार के दौरान ले। अगर सरकार चाहती, एसोसिएट जनरल के अंदर जो 3 अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उनने से सरकारी गवाह बनने के लिए अपना रिटर्न तौर पर दे रखा है, और कोई ज़्यादा लोगों की गवाही नहीं होनी, केवल मात्र पूर्व मुख्यमंत्री की गवाही होनी है। और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के उस समय के डायरेक्टर, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, उनकी गवाही होनी है। आरोपी सामने हैं, जिन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने वो प्लॉट अलॉट किया, वो लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं, मगर आज तक सरकार कदम नहीं उठा रही। ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार को पब्लिक करनी चाहिए थी, वो एक निजी चैनल पब्लिक करता है, और उसके बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती अब तक। ये साफ तौर पर दिखा देती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में मिलकर चल रहे थे, इस पूरे हम जो 2.5 साल का स्पैम देख रहे हैं, इसके अंदर भी ये इसी तरह हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ चलने का काम कर रहे हैं। ये हरियाणा की राजनीति में जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनका लीक हो जाना, पहले चीज़ें बाहर निकल कर आ जाना, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? एक सवाल तो बार बार उठाया जाता है कि जो सरकार है उसको अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। अगर 2.5 साल भी मुख्यमंत्री को या सरकार को अनुभव नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पोस्ट पर उनको बैठने का कोई अब अधिकार बाकी रहा है। आज ऐसी हालात है कि जो इनने वादे लोकसभा विधानसभा चुनाव दौरान किए थे, अब जब लोग इनसे जवाब मांगते हैं तो ये लोगों के बीच में सरेआम कह देते हैं कि मुझे एक बार और चुनकर भेजो, तब मैं इन वादों को पूरा कर पाऊंगा। अगर आज भी इनके पास 2.5 साल बाद अनुभव नहीं है, तो ये स्पष्ट कर देता है कि ये लोग इस पोजीशन पे बैठने लायक भी नहीं है। जी, चलिए अब राजनीति से कुछ हटकर सवाल लेते हैं दुष्यंत जी की अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत को बड़ी कामयाबी मिली जब साउथ एशियन टेबल टेनिस महासंघ के बाद
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के आप अध्यक्ष चुने गए, कई देशों ने अनुमोदन किया, एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है आपके ऊपर? बिल्कुल, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 2018 में मेलबर्न जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो टेबल टेनिस ने मेडल लाकर देश को देने का काम किया था। और अब हम दोबारा, जब मैं अध्यक्ष बना हूँ कॉमनवेल्थ का, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक कॉमनवेल्थ की चैंपियनशिप 2019 के अंदर हम भारत की धरती पर कराने का काम करेंगे। और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर पोडियम पर हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को और ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हुए टेबल टेनिस के माध्यम से भी हम देखने का काम करेंगे। और मैंने इस मुहिम, इस जिम्मेवारी के साथ जो इंडियन टेबल टेनिस मैन्युफैक्चरर है, जो टेबल्स बनाती है, स्टैग इंडिया, उसके सीईओ से और ओनर से भी बात करी है। और एमपी लैड के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान के हर सरकारी स्कूल तक, मैं सभी सांसद साथियों को भी पत्र भेजूंगा कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक एक टेबल वो एमपी लैड से डोनेट करे, जिसके तहत 2020 तक टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टैग इंडिया मिलकर 10 लाख 1 मिलियन प्लेयर्स 2020 तक हम तैयार कर इस देश को टेबल टेनिस के माध्यम से दे, जिसके अंदर जिस तरह आज क्रिकेट की लोकप्रियता है, आज बैडमिंटन की लोकप्रियता बढ़ रही है, लॉन टेनिस की लोकप्रियता बढ़ रही है, बॉक्सिंग की लोकप्रियता है, टेबल टेनिस को भी टियर 1 स्पोर्ट्स के अंदर हिंदुस्तान में हम लाने का काम करें। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे दुष्यंत जी की प्रतिभाओं की बात होती है, खासकर हरियाणा में भी देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है, वो कमी कहाँ रह जाती है, हम कहाँ पर चूक रहे हैं, वो बुनियादी चीजें क्या ठीक होनी चाहिए? देखिए, आज हम विदेश में जाते हैं तो छोटे छोटे शहरों के अंदर भी स्पोर्ट्स के लिए बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी। पर जब हम हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर है, कॉमनवेल्थ के लिए पूरा रेनोवेट किया गया। आज अगर उसकी हालात आप देख कर आए तो जड़ से टूट रहा है। और यही कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सुविधा नहीं बना पाते। और वही कारण होता है कि जब प्लेयर्स उसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो जो डेवलपमेंट के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो या तो खराब हो जाते हैं या पूरी तौर पर टूट जाते हैं। और गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कोई कदम उठा पाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो देश की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जब तक इसके अंदर बदलाव नहीं आएगा, जब तक हमारे देश के अंदर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए फोकस नहीं किया जाएगा, ये जो हमारे खिलाड़ियों की हालात है कि हम ओलंपिक्स में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशन होने के बावजूद भी 2 मेडल और 3 मेडल पर रुक जाते हैं, इसको हम बढ़ावा नहीं देख पाएंगे। और मैं तो उम्मीद रखता हूं कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ओलंपिक 2020, 2024, 2028 के लिए मिशन ओलंपिक शुरू किया जाएगा। आने वाले समय में अगर इस मिशन के माध्यम से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग और स्पोर्ट्स साइंस को डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाए, तब जाकर हम ये अचीव कर पाएंगे, नहीं तो हिंदुस्तान खेल के मामले में और आगे बढ़ता हुआ हमें नहीं दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। देश, प्रदेश, किसान, खेल, तमाम मुद्दों पर अपने आप बात रखी, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।